What's up everyone? Welcome back to the channel. एक्सेस डिमांड क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, एक में महंगाई हो रही है, एक में चीज़ें बहुत सस्ती हो रही हैं, तो इकोनॉमी के लिए तो दोनों ही खराब है ना यार। तो ना तो हमें एक्सेस डिमांड चाहिए, इसे हटाओ, ना ही हमें डेफिशिएंट डिमांड चाहिए, इसे हटाओ। तो इन दोनों को रिमूव कैसे करा जाए, क्या क्या मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रिड्यूस एक्सेस डिमांड एज वेल एज टू रिड्यूस डेफिशिएंट डिमांड, यही हमारा आज का डिस्कशन है। आगे बढ़ाते हैं 60 डे स्ट्रैटेजी को और आज इस यूनिट को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए फिर देख ही लेते हैं आज क्या क्या करना है। लेट्स बिगिन। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को ही रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एज वेल एज डेफिशिएंट डिमांड। हम लोग पहले मेजर्स का मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे वो मेजर्स कैसे यूज होते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को रिमूव करने के लिए। देखो एक बात समझो, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि लोग बाग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है, तो हमें पैसे को किसी तरीके से रोकना है। और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड कम है। डिमांड कम होने का मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसे को बढ़ाना है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो मेजर पॉलिसीज हैं। एक तो है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। ये ध्यान रखेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दो पॉलिसीज होती हैं। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी आ जाती है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पॉलिसी को हम चेंज इन टैक्सेस बोलते हैं, ये होती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी। और एक्सपेंडिचर पॉलिसी तो आप जानते ही हो, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। समझो क्या होता है यहां पे। सपोज हम बात करें अगर एक्सेस डिमांड की, और फिर मैं बात करूंगा डेफिशिएंट डिमांड की। तो अगर एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब इकोनॉमी में ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है, और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम है। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में यह कहा गया कि गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा करना बदले तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल करा जा सकता है। लेट सपोज इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रहा है, यानी खूब डिमांड हो रहा है। अगर खूब डिमांड है, इसका मतलब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। अब गवर्नमेंट अगर अपने बहुत सारी एक्टिविटीज पे खर्चा करता है, सरकार खर्चा करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट अपने पास से और पैसा रिलीज कर रही है, जनता में, इकोनॉमी में और पैसा पहुंच रहा है। उससे एक्सेस डिमांड खत्म कहां होगा, उससे तो डिमांड और बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को इस पैसे को जाने से रोकना है। यानी कि जो इकोनॉमी में पैसा है, चलो वो तो है ही, और नहीं जाने देना। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगा तो फिर तो पैसा और चला जाएगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकार खर्चा करेगा तो लोगों के पास बहुत पैसा पहुंच जाएगा, जिसको रोकना है। क्योंकि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एक्सेस डिमांड चल रहा है। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों को डिमांड ही नहीं कर रहे, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही, क्योंकि लोगों के पास शॉर्ट ऑफ फंड्स हैं, लोग तो पैसा नहीं है, तो वहां पैसा पहुंचाना होता है। लोगों तक पैसा पहुंचाओ। अगर लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो उस सिनेरियो में लोग डिमांड करना शुरू करेंगे। तो यहां पे क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाए, सरकार खर्चा करे। सरकार अगर खर्चा करेगा तो लोगों तक पैसा पहुंचेगा ना, लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डेफिशिएंट डिमांड वाला सिचुएशन खत्म होगा। समझे। दूसरा आता है हमारे पास गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी, दैट इज द टैक्सेस, सरकार के टैक्सेस। देखो हमें एक्सेस डिमांड के केस में अल्टीमेटली डिमांड को कम करना है किसी तरीके से। अभी डिमांड बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है डिमांड, तो कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेस को बढ़ा दो, टैक्सेस को बढ़ा दो। अगर टैक्स बढ़ा दिए जाए तो क्या लोगों का जो डिमांड है वो कम होगा? अगर आप टैक्सेस को बढ़ा देते हो
तो उस सिनेरियो में आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस क्यों होगी? क्योंकि चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, टैक्सेस बढ़ने से चीज़ें महंगी हो गई तो लोग उसकी डिमांड को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी की मदद से टैक्सेस बढ़ा सकती है, और अगर डिमांड कम है, सरकार ये चाहता है कि डिमांड बढ़े, तो उस सिनेरियो में टैक्सेस को कर दो कम और सब्सिडीज दे दो। टैक्सेस कम कर दो और क्या प्रोवाइड करो? सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है बेनिफिट्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करे? टैक्सेस को रिड्यूस करे। रिड्यूस करेगी तो लोगों को चीज़ें सस्ती पड़ेगी, डिमांड बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगा। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी, जिसकी हेल्प से एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही कंट्रोल करे जा सकते हैं। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि फिर मैं ये इधर वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये मुझे आपको ये वाला मॉनेटरी पॉलिसी पूरा समझाना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं लेफ्ट वाला पार्ट हटा रहा हूँ, हमारा फिस्कल पॉलिसी डन। फिस्कल पॉलिसी के बाद अब आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव का मतलब जो नंबर्स में होते हैं, जैसे मेरे पास बैंक रेट। जल्दी से बैंक रेट को समझो। सपोज ये है सेंट्रल बैंक, बड़ा है, ये है कमर्शियल बैंक, और ये है हमारी जनता, ये है अपनी पब्लिक। जनता लोन लेने के लिए कहाँ जाती है? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। ऐसे ही तो चलता है, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम बैंक्स में जाएंगे, बैंक्स कहाँ जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। सपोज सेंट्रल बैंक जो इन्हें लोन दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दे रहे हैं, इस लोन पे इनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस लोन पे इनसे क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर वो इंटरेस्ट या ये जो लोन है, ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसको बैंक रेट बोलेंगे। और अगर यही लोन शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, तो इसको बोलेंगे रेपो रेट। जो इस पे इंटरेस्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट। तो अगर कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लोन लिया और वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया, तो उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे रेपो रेट बोलेंगे। और अगर कमर्शियल बैंक ने लोन लिया सेंट्रल बैंक से और वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया, तो उसे क्या बोलेंगे? बैंक रेट। अब गवर्नमेंट ये चाहता है, गवर्नमेंट क्या चाहता है कि एक्सेस डिमांड के केस में, एक्सेस डिमांड का मतलब लोगों के पास डिमांड बहुत हाई है, लोगों के पास डिमांड बहुत हाई है, तो एक्सेस डिमांड के केस में हम ये चाहते हैं कि जनता तक पैसा ना पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इस बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को बढ़ा देते हैं। भाई अगर शॉर्ट टर्म का लोन लेना है तो उस पर भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म का लेना है तो उस पर भी इंटरेस्ट ज़्यादा है। इंटरेस्ट बढ़ाने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स को आसानी से लोन नहीं मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स को लोन काफ़ी महंगा मिलेगा। अब अगर इन्हें कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो ये पब्लिक के जो लेंडिंग रेट्स हैं उन्हें भी बढ़ा देंगे। जिस रेट पे ये पब्लिक को लोन देते थे वो इंटरेस्ट रेट ये भी बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्हें महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली इन्हें भी महंगा करना पड़ेगा। अगर इन्हें भी महंगा कर देंगे तो जनता शायद लोन ना ले। जनता लोन क्यों ना ले? क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा है ना, इतना इंटरेस्ट कैसे पे करें। तो एक्सेस डिमांड के केस में हमारे पास, अगर मैं बात करूं एक्सेस डिमांड के केस में, तो बैंक रेट भी बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाता है। ये दोनों ही रेट वो रेट हैं जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है किससे? कमर्शियल बैंक से। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा तो उन्हें महंगा पड़ेगा ना, महंगा पड़ेगा तो इन्हें पब्लिक से भी ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, तो जनता लोन नहीं लेगी। लेकिन अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब कि ये चाहती है गवर्नमेंट, ये चाहती है बेसिकली आरबीआई, गवर्नमेंट ने बोला है उन्हें कि हमें डिमांड बढ़ानी है। डिमांड बढ़ाने का मतलब इन तक पैसा पहुंचाओ। पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा? इस बैंक रेट रेपो रेट दोनों को कम कर दो, बैंक रेट भी कम कर दो और रेपो रेट भी कम कर दो। अगर बैंक रेट रेपो रेट दोनों कम कर दिए जाएं तो क्या कमर्शियल बैंक्स को जो लोन है वो सस्ता पड़ेगा?
क्योंकि बैंक रेट भी कम, रेपो रेट भी कम, चाहे शॉर्ट टर्म ले लो चाहे लॉन्ग टर्म लोन ले लो, दोनों सस्ते पड़ रहे हैं। दोनों सस्ते पड़ेंगे तो कमर्शियल बैंक जनता को भी सस्ते में देंगे, जनता को सस्ते में देंगे तो ज़्यादा जनता लोन ले सकती है ना, बहुत सारी पब्लिक लोन लेगी तो पैसा पहुंचेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, एक्सेस डिमांड में ये दोनों बढ़ा दो, डेफिशिएंट डिमांड में दोनों कर दो कम। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है। समझो अब जरा इसको जल्दी से, क्या मतलब हुआ इसका। देखो इसमें क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास आरबीआई हो गया, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, और ये हमारी जनता, पब्लिक। अभी इकोनॉमी में सपोज एक्सेस डिमांड चल रहा है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या, कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि जनता के पास पैसा बहुत है, अरे बहुत पैसा, जनता के पास खूब पैसा है, तभी तो डिमांड कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में, एक्सेस डिमांड के सिनेरियो में, आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ सिक्योरिटीज हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, इन सिक्योरिटीज को इन्हें सेल कर देगा, इन सिक्योरिटीज को इन्हें बेच देगा। अब जैसे ही आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची तो इनके पास तो एक सिक्योरिटी आ गई, और यहां से इन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया आरबीआई को, कैश। यानी कि सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमी में से बहुत सारा मनी एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास खींच लिया। अपने पास खींचने से क्या हुआ, पब्लिक के पास पैसा कम हो गया, पब्लिक के पास पैसा कम हो गया तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ी जा रही थी, इसे क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये जो फालतू की डिमांड बढ़ी हुई थी, इस डिमांड को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। समझ में आई बात? यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है। और यानी कि अब ओपन मार्केट में मैं लिख देता हूं, एक्सेस डिमांड के केस में क्या करना है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बेचो। अगर सिक्योरिटी बेचेंगे तो पब्लिक के पास सिक्योरिटीज पहुंच गई और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया जो फालतू इकोनॉमी में पड़ा हुआ था। लेकिन अगर सिचुएशन चल रही है डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में डिमांड है ही नहीं, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। डिमांड ना होने का कारण कि जनता के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है। तो इस केस में आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करता है। इनके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई बाय करेगा। बाय करने से क्या होगा, यहां से सिक्योरिटीज किसके पास आ गई, आरबीआई के पास, और आरबीआई ने क्या प्रोवाइड कर देता है, कैश, पैसा प्रोवाइड कर देता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है। तो जब लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा, तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में यानी कि अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है, अगर डेफिशिएंट डिमांड है, तो वहाँ पे आरबीआई क्या कर देता है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ये हमने सिक्योरिटी खरीद ली, हमारे पास सिक्योरिटी आ गई, आपके पास पैसा आ गया, डिमांड अपने आप बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। समझे? लास्ट होता है LRR। LRR होते हैं द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। LRR क्या होते हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। देखो कोई भी कमर्शियल बैंक हो, ये सेंट्रल बैंक है, इस सेंट्रल बैंक ने हर कमर्शियल बैंक को एक परसेंटेज दी होती है कि आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, आप उन डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, लेट्स से 10% अपने पास मेंटेन करोगे। सपोज 100 रुपये का लोन आया, 100 रुपये के डिपॉजिट्स आए, तो इस 100 रुपये का 10% ये अपने पास मेंटेन करेंगे, यानी कि ₹10, और कुछ परसेंट, लेट सपोज 20% वो इनके पास मेंटेन करेंगे। तो 100 का 20% इज 20, ये इनके पास मेंटेन कर दिया सेंट्रल बैंक के पास। तो कुछ तो डिपॉजिट्स का रिजर्व अपने पास रखना है और कुछ सेंट्रल बैंक के पास रखना है। तो जो अपने पास रखना है उसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और जो सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है उसको बोलते हैं CRR, कैश
रिजर्व रेशो। तो बेसिकली कुछ सेंट्रल बैंक के पास रखना है, कुछ अपने पास रखना है। जो अपने पास रखना है वो SLR, जो सेंट्रल बैंक के पास रखना है वो CRR। अब गवर्नमेंट ने बोला, RBI ने बोला कि साहब अभी तो सपोज 100 में से 10% 10 आप अपने पास रखते हो, 20% 20 हमारे पास रखते हो, यानी 100 में से 30 का रिजर्व हो गया। और आप कितना लोन बांट देते हो जनता में? 70 आप लैंड कर देते हो। 70 आप क्या कर देते हो? लैंड कर देते हो। अब सपोज एक्सेस डिमांड का केस चल रहा है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि ऑलरेडी बहुत डिमांड है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो ये पैसा हमें नहीं पहुंचाना, पैसा पहुंचने से रोकना है। तो RBI क्या करता है? RBI CRR SLR दोनों को बढ़ा देता है। SLR को भी बढ़ा देगा, CRR को भी बढ़ा देगा। कहने का मतलब इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को ही बढ़ा देता है। इन्हें बढ़ाने से क्या होगा? सपोज इसको अब 10% से बढ़ा के 25% कर दो, और इसको 20% से बढ़ा के 35% कर दो। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतने ज़्यादा कभी नहीं होते। तो 35% कर दो, तो 100 का 25% कितना? ₹25। और 100 का ही 35% कितना? ₹35। तो रिजर्व देखो कितने रखने पड़े। अब इसी 100 में से रिजर्व रखने पड़े 25 और 35, 60 के रिजर्व रखने पड़े। 40 जनता को लैंड करे जा सकते हैं। देखो पहले 70 लैंड हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं? सिर्फ 40। तो क्या मनी सप्लाई इस सिनेरियो में इकोनॉमी में कम पहुंच रहा है? पैसा कम पहुंचेगा इकोनॉमी में, कम पहुंचेगा तो एक्सेस डिमांड अपने आप कंट्रोल होगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में लीगल रिजर्व रेशो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाता है। इनके बढ़ने से क्या होता है? ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ता है। ज़्यादा रिजर्व रखेंगे तो जनता के पास पैसा कम जाएगा। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में हम ये चाहते हैं कि बेसिकली जनता के पास पैसा ज़्यादा जाए, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। डिमांड तब करेंगे ना जब पैसा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि पैसा पहुंचे। तो पैसा पहुंचाने के लिए RBI क्या करता है? इस CRR और SLR दोनों को ही कम कर देता है, दोनों को रिड्यूस कर देता है। अगर सपोज अब 100 रुपये का टोटल डिपॉजिट आया, दोनों को कम कर दिया। सपोज 10 रुपीज़ के रिजर्व रखने, तो लोन कितना दे पाएंगे? 90 रुपीज़। अगर इन दोनों को ही कम कर दिया जाए तो रिजर्व कम रखने हैं तो ज़्यादा पैसा बांट सकते हैं। दोनों को कम करेंगे तो पैसा ज़्यादा दिया जा सकता है। पैसा ज़्यादा दिया जाएगा तो उस सिनेरियो में हमारा जो डेफिशिएंट डिमांड का केस है वो कंट्रोल हो जाएगा। समझे? ये होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये नोट डाउन हो गया? साथ साथ करते हो ना। अब आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का क्या केस है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन। बेसिकली अगर मैं लोन लेने के लिए जाता हूँ, मैं जनता हूँ और मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने बैंक को बोला, बैंक प्लीज़ गिव मी अ लोन ऑफ ₹1 लाख। मुझे लोन दो, कितने का? 1 लाख रुपीज़ का। बैंक ने कहा ओके, ये लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन लोन तब मिलेगा जब आप हमें क्या दोगे? सिक्योरिटी दो हमें 1,50,000 रुपीज़ की। 150 की सिक्योरिटी दो और 1 लाख का लोन ले जाओ। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लोन एंड सिक्योरिटी? 50,000। सिक्योरिटी मुझे कितनी देनी है? 150 की, और लोन कितना दिए मिलेगा? 1 लाख। तो अगर मुझे 1 लाख का लोन लेना है तो मुझे 150 की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। 150 की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। यही बेसिकली मार्जिन होता है। यही बेसिकली क्या होता है? मार्जिन होता है। सपोज अगर मैं 1 लाख की सिक्योरिटी लेके आया तो 1 लाख की सिक्योरिटी पे 60,000 का लोन मिलेगा। तो मार्जिन कितना हुआ? 40,000। ये 40,000 मार्जिन है। अब सपोज मैं 2 लाख की सिक्योरिटी लेके आया और मुझे 2 लाख की सिक्योरिटीज पे 150 का लोन मिल गया। 150 का लोन मिल गया तो मार्जिन कितना हुआ? 50,000 का मार्जिन हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला, यानी कि पॉलिसी मेकर्स ने बोला, अगर एक्सेस डिमांड है, मैं मार्जिन की बात कर रहा हूं, अगर एक्सेस डिमांड है तो इकोनॉमी में पैसा जाने से रोकना है। ऑलरेडी बहुत पैसा है तो इस मार्जिन को बढ़ा दो। एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन को बढ़ा दो। मार्जिन को बढ़ाने से क्या होगा कि अगर मैं 2 लाख की सिक्योरिटी रख रहा हूं तो पहले 150 का लोन मिल रहा था, अब सिर्फ 1 लाख का लोन मिलेगा। मार्जिन में 1 लाख रखूंगा, 1 लाख मार्जिन रखूंगा और 1 लाख का लोन दूंगा। देखो मैंने मार्जिन जैसे ही 50 से 1 लाख करा तो लोन कम हो गया ना। जैसे ही मार्जिन बढ़ाया
तो लोन कम हो गया, लोन कम यानी मनी सप्लाई कम पहुंचेगा इकोनॉमी में, पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है यानी इकोनॉमी में पैसा देना है, तो इस सिनेरियो में मार्जिन को कम कर दो, इस सिनेरियो में क्या कर दो, मार्जिन को कम कर दो। अब अगर मैं 2 लाख की सिक्योरिटी लाता हूं तो मुझे इस 2 लाख पे 180 का लोन मिल जाता है, मैंने सिर्फ 20,000 रुपीज मार्जिन रखा है। देखो जैसे ही मार्जिन 50 से 20 करा तो लोन 150 से 180 हो गया या नहीं हो गया। अगर हम लोग मार्जिन को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग मार्जिन को बढ़ाते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो लोन है वो कम पहुंचता है, और अगर मार्जिन कम होता है तो लोन ज्यादा पहुंचता है, इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है जी। इसके बाद आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है? मोरल सुएशन बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है सभी बैंक्स को, सीधी सी बात है। मोरल सुएशन एक प्रैक्टिस है, एक परसुएशन या प्रेशर है जो आरबीआई कंट्रोल करके रखता है सभी बैंक्स को। तो अगर यहां तो सीधा सीधा है, अगर एक्सेस डिमांड चल रहा है यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड कमर्शियल बैंक्स को बोल देगा कि भाई पैसा नहीं देना, यानी कि आरबीआई की एडवाइस होगी कमर्शियल बैंक्स को कि आपको लेंड नहीं करना पैसा, डिस्करेज लेंडिंग। तो एक्सेस डिमांड के केस में मोरल सुएशन में क्या करना है? डिस्करेज लेंडिंग, पैसा नहीं देना। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में एनकरेज लेंडिंग, आरबीआई ने एनकरेज करेगा कि भाई साहब पैसा दो, पैसा जितना ज़्यादा दोगे उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो डेफिशिएंट डिमांड में डिस्करेज, पैसा नहीं देना, क्योंकि आरबीआई कंट्रोल कर सकता है सभी बैंक्स को, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में एनकरेज। समझे? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स क्या होता है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स एक पॉलिसी है आरबीआई की, जिसमें कि आरबीआई ये आपको बताता है कि आपको कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स को या सेलेक्टिव एरियाज को ही पैसा प्रोवाइड करना है, बाकियों को नहीं करना, बाकियों को नहीं करना। तो अगर एक्सेस डिमांड हो रहा है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उस सिनेरियो में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का यूज़ करा जाएगा कि सबको लोन नहीं देना, अगर आपको देना है तो कुछ बेसिक कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स को दो जिन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, वहाँ तो देना ही पड़ेगा उनके डेवलपमेंट के लिए। तो एक्सेस डिमांड में कम से कम पैसा दिया जाता है यूजिंग दिस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बट अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है कि पैसा है ही नहीं, पैसा पहुंचाना है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का कोई यूज नहीं होता। अच्छे से पैसा सर्कुलेट करने को कहा जाता है कि आप पैसा बढ़िया तरीके से सर्कुलेट करो, विड्रॉ कर दो अपनी ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल वाली स्कीम, क्रेडिट रेशनिंग हटा दो, आप क्रेडिट को सेलेक्टिव एरियाज में मत दो, हर एरियाज में दो जिससे डिमांड बढ़ सके। तो एक्सेस डिमांड के केस में सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल को यूज करते हैं, यानी कुछ एरियाज को क्रेडिट पहुंचाते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में हम सब एरियाज तक क्रेडिट पहुंचाते हैं, इस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को खत्म कर देते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का रेवेन्यू पॉलिसी की मैंने बात करी, और मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हमने सारी की सारी चर्चा कर ली। पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाता है? समाप्त, और पूरी यूनिट भी हो जाती है समाप्त। तो बस आज के लिए इतना ही, यही टारगेट था। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपस में डिस्कशन करते रहा करो यार, और अपने एक दूसरे के डाउट सुलझाओ। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।